नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, आपदा प्रबंधन और जो जल है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इकाई 4 भारतीय मतलब जो भूगोल है, जो भूगोल सब्जेक्ट है हमारा, जिसकी अगर बात करें हम तो हमारा जो एमपीपीएससी का पेपर 1 है उसका पार्ट बी के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हमने जो है 3 यूनिट कवर कर ली और चौथी यूनिट हमारी चल रही है जल एवं आपदा प्रबंधन के बारे में। तो हम अब जो है जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हैं उनके बारे में हमने देख चुके हैं, जल के बारे में हमने देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन के बारे में। तो आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में अगर बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। अब होता क्या है इसका, हम मतलब अगर जाने आपदा प्रबंधन का मतलब, तो आपदा तो आपको पता है होती क्या है, मानव को अगर नुकसान पहुंचाए। जैसे हमने दो चीज़ें पढ़े थे, एक तो पढ़े थे हमने आपदा और दूसरी पढ़े थे हमने प्रकोप। ठीक है, तो आपदा आपको पता है आपदा क्या होती है, जहाँ पर मतलब जैसे जो प्राकृतिक और एक मानवीय घटनाएं, इनके फलस्वरूप अगर कहीं हानि होती है, किसको, मनुष्य को, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपदा बोला जाता है। परंतु प्राकृतिक घटनाओं के कारण जहाँ पर निर्जन स्थान है और जहाँ मनुष्य को मतलब एक प्रकार से आवासीय क्षेत्र ना होने के कारण मनुष्य को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, तो निर्जन क्षेत्र वाले भाग को क्या बोला जाता है, प्रकोप बोला जाता है। अब आपदा तो हमने देख ली, बहुत सारी आपदा देखे हैं, जैसे भूकंप देखे हैं, ज्वालामुखी देखे हैं, बाढ़ देखे हैं, सूखा देखे हैं और कुछ मानव जनित आपदाएं भी हमने देखे हैं। तो उन सभी आपदाओं से निपटने हेतु या एक प्रकार से अगर बोलें तो जो किसी भी प्रकार की जो विपत्ति आती है, दुर्घटना आती है, उनसे जो मनुष्य है, मानव समुदाय को व्यापक रूप से एक प्रकार से प्रभावित करती है। तो उन्हीं से निपटने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसी को एक प्रकार से क्या बोला जाता है, आपदा प्रबंधन बोला जाता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। मतलब अगर हम बोलें कि आपदा एक मतलब एक बार प्रयास कर लिया और काम खत्म हो गया, तो बिल्कुल ये गलत माना जाएगा, क्योंकि आपदा जो प्रबंधन है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब लगातार इसमें जो है प्रबंध इसका करते रहना पड़ता है, क्योंकि जो आपदा है वो कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, बाढ़ है, सूखा है, मरुस्थलीकरण है, ये सभी आप देख सकते हैं कभी भी। तो एक प्रकार से अगर बोलें तो हम एक इसको क्या बोल सकते हैं, एक सतत प्रक्रिया है, रेगुलर चलने वाली एक प्रक्रिया इसको बोला जाता है, जिसमें आपदा पूर्व के चरण इसमें शामिल होते हैं, जिसमें बहुत सारी तैयारी करना होता है, उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए होता है, उसके शमन के लिए, ये सारे जो पक्ष है इसमें शामिल किए जाते हैं। अब जब आपदा है, आपदा के उपरांत अगर देखें तो हमको बहुत सारे कार्य इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे पुनर्वास का कार्य हमको देखने को मिलता है, साथ में कहीं जो हो गया है, विध्वंस हो गया है, कोई भवन एक प्रकार से ध्वस्त हो गया है, कोई संपत्ति ध्वस्त हो गई तो उसके पुनर्निर्माण जो है वो कार्य किया जाता है। सामान्य जो स्थिति उसकी बहाली, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो आपदा की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है, ये आपको पता है, और इसका प्रभाव भी काफ़ी व्यापक होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर देखें हम तो आपदा प्रबंधन वास्तव में एक प्रकार का जो है प्रमुख मंथन का विषय बन गया है। मतलब इस पर काफ़ी विचार विमर्श की आवश्यकता वर्तमान की मुख्य आवश्यकता बन गई है। आपदा प्रबंधन में जो है आपदा पूर्व और आपदा पश्चात दोनों प्रकार की कार्रवाइयाँ इसमें सम्मिलित की जाती है। आपदा के न्यूनीकरण अर्थात कम करने के जो सभी पहलू इसमें शामिल किए जाते हैं, और ये सारी चीज़ एक प्रकार से क्या कहलाती है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा से होने वाली जो एक प्रकार से जो घटनाएं हैं, एक प्रकार से जो जो भी जनजीवन प्रभावित होता है, उससे निपटने हेतु विभिन्न प्रकार के जो कार्यों का प्रबंध किया जाता है, उसको एक प्रकार से आपदा प्रबंधन बोला जाता है, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट इसको बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ देखें। अब इसके बाद हम देखते हैं आपदा प्रबंधन हेतु मतलब प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें यहाँ पे जो क्या क्या किए जाते हैं। मतलब आपदा प्रबंधन हेतु बेहतर योजना संचालन, साथ में समन्वय और कार्यान्वयन की सतत एवं एकीकृत प्रक्रिया जरूरी होती है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो कुछ निम्न बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, आपदा के जो खतरे होते हैं और तथा उसकी संभावना होती है, उसकी रोकथाम इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। इसके अलावा देखें तो कुछ प्रशासनिक उपयोगों द्वारा उसको न्यूनीकरण यहाँ पे काम किया जाता है। मतलब जो आपदा होती है, आपदा के जोखिम, उसकी तीव्रता और उसके परिणाम को बेहतर मतलब जो प्रशासनिक उपयोग है और उसके न्यूनीकरण से संबंधित यहाँ पे काम किया जाता है। साथ में आपदा जो न्यूनीकरण है उसकी क्षमता का निर्माण यहाँ पे किया जाता है अनुसंधान और उचित प्रबंधन के माध्यम से। इसके अलावा उससे आपदा से निपटने के लिए समुचित तैयारी यहाँ पे की जाती है। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो उसका सटीक आकलन होना चाहिए आपदा का, मतलब जो आपदा की संभावित स्थिति है उसका सटीक आकलन होना चाहिए। साथ में जो आपदा आने पर त्वरित कार्यवाही भी होना चाहिए, ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखें तो आपदा के अंतर्गत फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना अर्थात बचाव कार्य और राहत कार्य यहाँ पे बहुत ज़रूरी माने जाते हैं।
और बहुत सारा जो है एक प्रकार से आपदा वाले क्षेत्र से दूसरी जगह ले जाते हैं लोग पुनर्वास, और उसके बाद कुछ जो है एक प्रकार से विनाशकारी जो विध्वंसकारी जो शक्ति है उसके कारण विनाश हुआ है तो उसका पुनर्निर्माण यहाँ पे किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बहुत सारे ये बिंदु इसमें शामिल है जो हमने देखे यहाँ पे। इसके बाद आपदा प्रबंधन के कुछ चरण होते हैं, जैसे आपदा आने के पूर्व कुछ काम किया जाता है, आपदा के समय कुछ काम किया जाता है और आपदा के उपरांत कुछ काम किया जाता है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे चीज़ें शामिल है, मतलब आपदा के पहले यानी कि प्री डिजास्टर जो स्टेज है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट में जो है ऑन डिजास्टर मतलब आपदा के समय, और ये जो होते बाद में यानी पोस्ट स्टेज इसको बोला जाता है, पोस्ट डिजास्टर स्टेज इसको बोला जाता है। प्री डिजास्टर, ऑन डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, 3 मतलब आपदा पूर्व, आपदा के समय, आपदा के उपरांत, मतलब पुनः प्राप्ति की अवस्था इसको बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपदा पूर्व, जो पूर्वानुमान होते हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो आपदा पूर्व जो पूर्वानुमान होते हैं उसके अवस्था में हम देख सकते हैं बहुत सारे कार्य हमको करना होता है। तो इसमें मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे मुख्य अगर बात करें तो समय रहते सूचना देना, मतलब जो संभावित प्रकोप है, आपदा से प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें लोगों को समय रहते हुए यहाँ पर सूचना देना ताकि वो जागरूक हो सके और अपना बचाव कर सके। साथ में आपदा से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार करना लोगों को, मतलब जो क्षेत्र विशेष के जो समुदाय है उनको इस प्रकार की स्थिति उनके अंतर्गत बनाना, मानसिक रूप से आपदा के लिए तैयार हो ताकि उससे निपटा जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके। जो संभावित प्रतिकूल प्रभाव है उसको एक प्रकार से क्या करना, उसको न्यूनतम करना, मतलब न्यूनीकरण का कार्य करना। यहाँ पर प्रकोप को आने से रोकना एक प्रकार से ये भी इसके अंतर्गत शामिल है, मतलब पूर्वानुमान लगाया जा रहा तो इससे आने से रोका जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके जो विनाशकारी शक्ति है, विनाशकारी जो प्रभाव है प्राकृतिक प्रकोप का, उसकी प्रचंडता को कम करना इसके अंतर्गत यहाँ पे शामिल होता है। साथ में अगर देखें तो प्राकृतिक प्रकोपों में विशेषकर वायुमंडलीय तूफान की दिशा में परिवर्तन, जैसे अगर देखें टॉर्नेडो आता है, चक्रवात आता है, तो इनकी दिशा में परिवर्तन इसमें शामिल है। तो ये मुख्य कार्य किए जाते हैं आपदा आने के पूर्व, ठीक है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न जो है मतलब आपदा के पूर्व और कुछ चरण हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो आपदा की तैयारी हमको करना होता है, फिर आपदा की योजना का निर्माण करना होता है, आपदा की न्यूनीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना होता है, आपदा विशेष पर शोध करना होता है, आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास करना होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत शामिल है, आपदा के पूर्व, मतलब हम देख रहे हैं आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें आपदा की तैयारी, तो देखिए आपदा की तैयारी सामान्य अर्थ में अगर बोलें मतलब तो किसी क्षेत्र अथवा मानव समुदाय में किसी प्रकोप के आने की दशा से निपटने के लिए एक प्रकार से आवश्यक प्रबंध तथा तैयारी करना। तो आपदा की तैयारी हमने क्या बोले, किसी भी क्षेत्र में जो प्रकोप आ रहा है या आपदा आ रही है उससे निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध की तैयारी करना क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन, मतलब जो है आपदा की तैयारी कहलाता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो जो आपदा है, आपदा का तथा मानव समुदाय पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो साथ में देखिए प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है और आपदा का भी अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, आपदा तैयारी के अंतर्गत। उसके बाद उसके स्वरूप की वहाँ जानकारी ली जाती है, उसके प्रचंडता यानी कि उसका जो घातक रूप है वो कितना होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे यह निर्धारित किया जाता है। साथ में जोखिम का आंकलन यहाँ पे किया जाता है, कितना इसमें जोखिम हो सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों में मानचित्र तैयार किया जाता है ताकि जो है इसकी जो स्थिति है उसको आसानी से पता लगाया जा सके। आपदा के प्रतिकूल प्रभावों, इसके बाद अगर देखें क्षति के संबंध में लोगों को जागरूक करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमको देखने को मिली आपदा तैयारी के अंतर्गत। फिर आपदा योजना का निर्माण की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं राहत कार्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनः प्राप्ति, उसके बाद अगर देखें तो हमको पुनर्वास देखने को मिलता है, ठीक है। ये सभी जो कार्य है इसके लिए ऐसी ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करना शामिल होता है जिनका आपदा के उपरांत समुचित ढंग से उपयोग किया जा सके। और आवश्यक जो ढांचागत सुविधाएं होती है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं त्वरित बचाव कार्यक्रम, साथ में भोजन एवं आवास की व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है, स्वच्छ जल की उपलब्धता की जाती है, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था को बहाल करने की योजना बनाई जाती है और जीवन रक्षक जो औषधि है वो मुहैया करना इसके अंतर्गत शामिल होता है आपदा योजना का निर्माण के अंतर्गत। फिर देखते हैं आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो संस्थागत जो सुविधाएं होती है उसको सुलभ कराने हेतु जो सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम
जिसके अंतर्गत हम देखें तो हमको देखने को मिलता है त्वरित चेतावनी प्रणाली इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके बाद अगर देखें तो हमको एकीकृत प्रशासनिक तंत्र, एकीकृत प्रशासनिक तंत्र इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। पर्याप्त आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। चिकित्सा और चिकित्सकीय जो उपकरण होते हैं उनको यहाँ पे जुटाना। आपदा संबंधित शिक्षा और जन जागरूकता इसके अंतर्गत शामिल होती है। आपदा की सूचनाएं एवं जानकारी का प्रसारण करना, लोगों तक उसकी सूचनाएं प्रदान करना, और इसी दिशा में जो है अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट जो है आपदा विशेष पर जो है शोध करना, ठीक है, रिसर्च करना एक प्रकार से इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो है प्रकोप या जो आपदा है उसका मतलब आपदा का प्रकार और आपदा का स्वरूप यहाँ पे मतलब जो है निर्धारित किया जाता है। उसके संबंध में उत्तरदायी जो कारक होते हैं उसको यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। जो वर्नेबिलिटी वाले क्षेत्र हैं यानी कि सुभेद्यता वाले क्षेत्र, उनका मापन मानचित्रण किया जाता है। साथ में उनका पूर्वानुमान भी यहाँ पे किया जाता है। प्राकृतिक प्रकोपों की निगरानी यहाँ पे की जाती है। तो ये सारे काम होते हैं आपदा विशेष पर शोध करना यानी रिसर्च करना एक प्रकार से बोल सकते हैं हम। आपदा चेतावनी प्रणाली का विकास करना, तो ये हमने देखे थे जो सुनामी उसके संबंध में भी यहाँ देखे थे। आपदा चेतावनी सुनामी चेतावनी प्रणाली देखे थे। उसी के संबंध में अलग चीज़ें भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए जो आपदा होती है, आपदा एक प्रकार से इसके अंतर्गत भी हमको आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र के जो है मानव समुदाय को उस संभावित आपदा के विभिन्न पक्षों से अवगत कराया जा सकता है। मतलब मानव को इससे संबंधित जो है जानकारी देकर अवगत कराया जा सकता है। आपदा चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत हम देख सकते हैं पूर्व की जो चेतावनी है आधुनिकतम तकनीकों से को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी हम देख सकते हैं, रडार है, रेडियो है, टेलीविज़न जिसको हम बोलते हैं टीवी, ठीक है, टेलीविज़न इसके अंतर्गत आता है। साथ में समाचार पत्र, जितने भी प्रसारण के माध्यम है, समाचार पत्र है, लाउड स्पीकर है, इंटरनेट, इन सभी का उपयोग करके लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रादेशिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा एक प्रकार से आपदा चेतावनी केंद्र है उसकी स्थापना करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। विभिन्न आपदाओं की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव, क्षति का प्रकार एवं मात्रा आदि से आम जनता को अवगत कराना इसमें शामिल होता है ताकि विभिन्न आपदाओं का दुष्परिणाम न्यूनतम हो सके। तो ये सारी चीज़ यहाँ हमने देखा है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है, आपदा न्यूनीकरण के कुछ उपाय होते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो आपदा न्यूनीकरण यानी आपदा को कम करने से संबंधित कुछ उपाय होते हैं। तो आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ये पहले जानना पड़ेगा। तो मनुष्य के जान की सुरक्षा, मतलब मनुष्य की जो मृत्यु हो जाती है उसको रोकना या फिर उसकी सुरक्षा के साथ साथ उनकी संपत्ति को बचाने, साथ में जो आर्थिक क्षति है उसको कम करना होता है। आपदा न्यूनीकरण को जो है स्वरूप आपदा की एक प्रकार से प्रकृति तथा आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की पर्यावरणीय दशाओं पर निर्भर करता है। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाले प्रतिकूल प्रभावों, विशेषकर अगर देखें तो आर्थिक क्षति को कम करने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो सर्वेक्षण और मानचित्रण इसमें शामिल है। जैसे आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना और मानचित्रण करना, और आपदा मंडल द्वारा मानचित्र का निर्माण करना, ये इसके अंतर्गत शामिल होता है। समुचित जो भूमि है उसका उपयोग करना, मतलब जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसके संबंध में बोला जा रहा है कि जो समुचित भूमि वहाँ की है उसका उपयोग करना, नियोजन करना, आपदा को और अधिक सक्रिय करने वाले भूमि उपयोगों को रोकना, इस प्रकार से यहाँ शामिल होता है। तटीय रक्षण जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे निर्माण करना, जैसे सागर में दीवार के निर्माण, मैंग्रोव के रोपण में, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद जो डिज़ाइन कोड है उसका अनुकरण करना, ठीक है, मतलब जो भवनों के संरचना में जो सुधार और आपदाओं से सुरक्षित भवनों के डिज़ाइन कोड है उनका अनुकरण यहाँ पे शामिल किया जाता है। अब आपदा जो होती है, आपदा का न्यूनीकरण, मतलब आपदा न्यूनीकरण का कोई भी कार्यक्रम या उपाय तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि पर्याप्त धन ना हो, यानी कि पर्याप्त धन होना चाहिए। साथ में जो ढांचागत सुविधाएँ होती है, स्ट्रक्चर जो बेस होता है वो एक प्रकार से होना चाहिए, मतलब पर्याप्त धन भी होना चाहिए और ढांचागत सुविधाएं भी होना चाहिए, और इन दोनों के रहते ही यहाँ पे इस योजना को सफल बनाया जा सकता है, नहीं तो सफल नहीं होगा। आपदा न्यूनीकरण कार्यक्रम में सरकारी सहायता अत्यंत आवश्यक है। इनमें स्थानीय जनता, विभिन्न समुदाय व संगठनों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित मानी जाती है ताकि आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रम
और उपायों का लाभ जो है जो आपदा से प्रभावित लोगों हैं उन तक पहुंचाया जा सके। तो ये तो हमने देखे किससे संबंधित, आपदा पूर्व या पूर्वानुमान अवस्था से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ पे देखे। अब दूसरी जो स्टेज थी ऑन डिजास्टर, यानी कि आपदा के समय या फिर सहभागिता अवस्था इसको बोला जाता है। तो इस समय जो है क्या करना चाहिए, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से अगर देखें तो जब कोई संकट वास्तव में उत्पन्न होता है तब उससे प्रभावित होने वाले की जो पीड़ा है और क्षति उसको दूर करने तथा उसे न्यूनतम करने हेतु तीव्र कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो इसी संबंध में अगर देखें तो प्राथमिक जो कार्यकलाप या क्रियाकलाप होता है उसके संबंध में अगर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनिवार्य क्या होता है, पीड़ितों की जो पीड़ित है उससे संबंधित उनकी खोज करना, उनकी निकासी करना, बचाव कार्य करना, उसके बाद उनको जो है बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आश्रय स्थल, दवाइयाँ तथा जो प्रभावित समुदाय है उसके सामान्य जीवन हेतु अन्य आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। इसके अलावा आवश्यकताओं की त्वरित पूर्ति हेतु जो है प्रत्येक स्तर पर त्वरित कार्यवाही के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। तो ये सारे काम किए जाते हैं आपदा के समय या फिर हम बोल सकते हैं सहभागिता की अवस्था में। ठीक है, जब आपदा आ जाती है। अब आपदा के पश्चात की अगर बात करें या पुनः प्राप्ति की अवस्था जिसको हम बोलते हैं तो इसको बोला जाता है पोस्ट डिजास्टर या रिकवरी स्टेज बोला जाता है। तो आपदा प्रबंधन की जो एक प्रकार से अगर देखें तो आपदा के उपरांत की अवस्था किसी भी आपदा से दुष्प्रभावित जो समुदाय है उसकी एक प्रकार से दुष्प्रभावित जो समुदाय है उसकी आपदाओं द्वारा उत्पन्न त्रासदी को झेलने की लोचकता इसके अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, तो इसका ये प्रतीक माना जाता है। इसके अंतर्गत हमको तीन चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो राहत कार्य देखने को मिलता है, एक तो आपदा का पुनरुत्थान देखने को मिलता है, आपदा का पुनर्वास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम देखने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं राहत कार्य की। तो राहत कार्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है, मतलब किसी भी आपदा के तत्काल बाद की अवधि जो होती है वो एक प्रकार से राहत कार्य को हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। इसके तहत जो मलबे में दबे व्यक्ति है, ठीक है, मलबे में दबे व्यक्ति जो लोग हैं उनको बाहर निकालना यहाँ पे मुख्य टास्क होता है। साथ में आश्रय, स्वच्छ जल, उसके बाद भोजन, चिकित्सकीय व्यवस्था, इसके अलावा बिजली आपूर्ति, संचार के साधन, परिवहन पुनः स्थापित करने की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। आपदा के समय मानव समाज में एक दूसरे की सहायता करने की जो सहज सामाजिक अनुक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं तात्कालिक रूप से आपदा न्यूनीकरण होता है। इसके अलावा सरकार और नागरिकों की प्रभावी अनुक्रिया द्वारा आपदा से होने वाले जो क्षति है उसको काफ़ी सीमा तक न्यूनतम किया जा सकता है। आपदा के प्रति सामाजिक अनुक्रिया मुख्य रूप से संचार के जो माध्यम है, जैसे संचार के माध्यम के अंतर्गत हम देख सकते हैं समाचार पत्र हमको देखने को मिलता है, रेडियो देखने को मिलता है, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सभी चीज़ें यहाँ पर निर्भर करती है। इस तरह हम देख सकते हैं जो आपदा है, आपदा न्यूनीकरण में संचार प्रणाली काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें और देखने को मिलती हैं हमको, जैसे आपदा पुनरुत्थान की अगर बात करें जो दूसरा टास्क है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो आपदा होती है पुनरुत्थान की अवस्था में आपदा के बाद स्थायी पुनर्विकास इसके अंतर्गत शामिल होता है। पुनर्विकास मतलब पुनर्निर्माण और पुनर्वास। ठीक है, इसको बढ़ावा देने वाली कार्रवाइयाँ शामिल होती है। पुनरुत्थान प्रक्रिया में उन सभी कार्यों या क्रियाओं या क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति एवं समुदाय को आपदा विशेष द्वारा उत्पन्न जो सभी प्रकार की समस्या एवं दुष्प्रभावों से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों में शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा, संपत्ति का विनाश, अन्य आर्थिक हानि, असामाजिक कृत्य से उत्पन्न पीड़ा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप अगर बात करें हम आपदा पुनरुत्थान और समुदाय आधारित प्रक्रिया, तो ये एक प्रकार से सामुदायिक सहभागिता का होना इसमें अत्यधिक आवश्यक माना जाता है ताकि आपदा के भय एवं उसकी पीड़ा से व्यक्ति एवं समुदाय को बाहर निकाला जा सके। नेक्स्ट जो स्टेज होती है आपदा का पुनर्वास होता है, मतलब जो आपदा पुनर्वास है, डिजास्टर रिहेबिलिटेशन अगर बोलें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पुनर्वास का जो अभिप्राय होता है उन क्रियाकलापों से होता है जो आपदा पीड़ितों को सामान्य स्थिति में आने और नियमित एक प्रकार से देखें तो नियमित सामुदायिक कार्यों उसमें अगर देखें तो पुनः संबद्ध होने में सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ प्रारंभ किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त जो तंत्र है उसका नवीनीकरण इसमें शामिल होता है, जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, संचार एवं परिवहन तंत्र, इसके नवीनीकरण। साथ में हम देख सकते हैं मकान है, भवन है, सड़क है, रेल, पुल का निर्माण, पुल का पुनर्निर्माण करना, राहत तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। उसके बाद हम देख सकते हैं आपदा जो पुनरुत्थान है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, आपदा आने पर आपदा का पुनरुत्थान और पुनर्वास की जो सफलता है
उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, लोगों की तत्परता, सामाजिक सहभागिता, आपदा के उपरांत कार्यों की संगठनात्मक संरचना, सामाजिक संरचना, पुनर्वास की प्राथमिकताओं को के निर्धारण में एक साथ जो है संगठनों की भूमिका, सटीक कार्य योजना और लोगों की जो स्थानीय सहभागिता होती है, प्रशासनिक सहायता, इन सभी पे ये निर्भर करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे समन्वय देखने को मिलता है तो आपदा का पुनर्वास जो है सक्सेस माना जाता है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जैसे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत अगर देखें हम तो आपदा प्रबंधन के कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आपदा पुनरुत्थान मंच, उसके बाद रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट, विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, उसके बाद यूरोपियन संघ की बात करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो जो आपदा से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, मतलब जिसके कारण यहाँ पे जो पुनर्वास है, आपदा को न्यूनीकरण से संबंधित यहाँ पर काम किए जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए आपदाओं के कारण जो है विश्व भर में तेज़ी से बढ़ रही जो मानवीय और आर्थिक क्षति है उसको समझते हुए कई वर्षों, मतलब पिछले वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो है उद्भव हुआ है इन सभी का। इनमें से कुछ संगठन पहले से स्थापित है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अंतर्गत स्थापित किए गए, तो कुछ का जो है गठन स्वतंत्र रूप से हुआ है। ये संगठन किसी भी आपदाग्रस्त देश या देशों के अनुरोध पर विभिन्न तरीकों से भिन्न भिन्न स्तरों पर उनकी सहायता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म, मतलब इसको IRP बोला जाता है, इंटरनेशनल रिकवरी प्लेटफॉर्म। इसकी बात करें तो इसका जो गठन है, गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2005 में जापान के कोबे में। ठीक है, जापान के अंतर्गत जो एक कोबे है वहाँ पे एक आयोजित हुई थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन। इसके दौरान यहाँ पे जो सम्मेलन है उसमें हुआ था। इसके जो प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो प्रमुख कार्यों के अंतर्गत आपदा के पुनरुत्थान के दौरान अनुभव की गई जो प्रमुख बाधा है उनको चिन्हित करना, बाधाओं को क्या करना, चिन्हित करना, इसका मुख्य टास्क होता है। साथ में विकास के संसाधनों की आपूर्ति करना, उत्प्रेरक का कार्य करना और प्रभावी आपदा पुनरुत्थान के कार्यों में ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय स्रोत बनना। तो ये सभी काम किसका होता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच का होता है, जिसका गठन है 2005 में किया गया था जापान के अंतर्गत। उसके बाद देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो रेड क्रॉस आपदा प्रबंधन में संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो बचाव और राहत कार्य यहाँ पे मुख्य होते हैं। बचाव और राहत कार्य, आपदा पुनरुत्थान से संबंधित कार्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पुनर्वास में विशेष बल दिया जाता है, पुनर्वास में भी विशेष बल यहाँ पे दिया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एवं जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है जिसे बोला जाता है IFRC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो आपदा से प्रभावित देश या देशों की जो राष्ट्रीय रेड क्रॉस है या रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसके द्वारा अनुरोध करने पर प्रभावित क्षेत्रों में आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए फील्ड असेसमेंट एवं कोऑर्डिनेशन टीम जैसे आकलन दल भेजती है। कौन? रेड क्रॉस ये विभिन्न प्रकार के कार्य करती है आपदा से संबंधित। यह संस्था आकलन के पश्चात आपदा से प्रभावित क्षेत्रों या देशों में इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भेज सकती है, जिसे हम ERU बोलते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट को किसके द्वारा भेजा जाता है? रेड क्रॉस के द्वारा ये भेजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे सामने है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो देखिए इसके अंतर्गत अगर देखें हम तो यहाँ पे हमको जो है एक प्रकार का गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी शैक्षिक संगठन है, गैर लाभकारी एक प्रकार का शैक्षिक संगठन है। कौन सा? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट। इसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य जो होता है आपदा से प्रभावित देश या क्षेत्र के अनुरोध पर उनके जान माल की रक्षा करना या जनधन की जो है हानि को रोकना, एक प्रकार से इसका टास्क होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट का। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक आपको भी पता होगा क्या है। ठीक है, आपदा से प्रभावित क्षेत्र के जो समुचित सर्वेक्षण है, साथ में उसका आकलन, सर्वेक्षण और आकलन करने के बाद विश्व बैंक जो है उसके उपरांत विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कि जो वहाँ पे ध्वस्त हुआ है, जो भी संरचना ध्वस्त हुई है तो ढांचागत जो सुविधा है उसकी पुनर्स्थापना करना इसका काम होता है। आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना किसका काम होता है? विश्व बैंक का होता है। उसके बाद एक और संगठन हमको देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको बोलता है यूरोपियन संघ,
यूरोपियन यूनियन जिसे बोलते हैं EU, ठीक है। टोटल 28 देश थे इसमें, परंतु जो ब्रिटेन है वो इससे अलग हो गया है, तो आप जो है ब्रेग्जिट जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ 27 बचे ऐसा मान सकते हैं हम, ठीक। और इसके अंतर्गत हम देखें तो जो यूरोपियन संघ है, कम्युनिटी मैकेनिज्म फॉर सिविल प्रोटेक्शन जिसे हम बोलते हैं CMCP, जो है वर्ष 2001 से नागरिक संरक्षण, सहायता तथा आपातकाल की बड़ी घटनाओं की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकताओं में सहयोग करता आ रहा है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत। एक और संगठन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये यहाँ हम देखें संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम UNO बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसके बारे में हमको देखने को मिलेगा, जो आपदा होती है, आपदाओं की वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय में हमको जो संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, इस नाम की एक नोडल एजेंसी इसके द्वारा बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जोखिम का न्यूनीकरण करना था। जोखिम मतलब जो खतरा होता है आपदा से, उसका न्यूनीकरण करने की दिशा में कार्य करना। दुनिया भर में आपदा जोखिम का न्यूनीकरण से संबंधित जो गतिविधियाँ होती है उसको समन्वित करना। संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण जो अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, ये एक फ्रेमवर्क है 2005 से 2015 द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन कार्य करती है। इसके अलावा 1989 की अगर बात करें तो 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए जो 1990 है, 1990 के दशक के दौरान दूरगामी वैश्विक निर्णय लिए गए, और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1990 से 2000 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में इसको घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो प्राकृतिक आपदा होती है उससे जो जनधन की हानि होती है, जैसे अगर देखें बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा, मरुस्थलीकरण, टिड्डी का आक्रमण, प्राकृतिक मूल की जो अन्य आपदाएं होती है उसके कारण जो जनधन की हानि होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से कम करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अलावा इसमें जो है विश्व के सभी देशों के लिए मुख्य लक्ष्य क्या थे? प्राकृतिक खतरों के जोखिमों का व्यापक राष्ट्रीय आकलन, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा का न्यूनीकरण तथा विश्व स्तर पर चेतावनी प्रणालियों की सहज सुलभता निर्धारित की गई थी। ये तो हो गई संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ टास्क हमने देखे हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपदा प्रबंधन का भारत के संबंध में, यानी कि भारत की दृष्टि से अगर देखें तो भारत में आपदा प्रबंधन देख सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं भारत के अंतर्गत हमने जब पढ़े थे तो भारत का आकार आपको देखने को मिलता है बहुत ही, मतलब जो इस प्रकार से कुछ नक्शा हम देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखें तो हमको भारत जो है कुछ नक्शा हमको इस प्रकार देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ हमको विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक आकृति है, साथ में अगर देखें तो इसकी जलवायु हमको देखने को मिलती है, ठीक है। दोनों तरफ से जो दोनों खाड़ियों से घिरा हुआ है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। खास करके बाढ़ हमको देखने को मिलती है, सूखा भी देखने को मिलता है, ठीक है, सुनामी देखने को मिलती है, चक्रवात देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है। तो ये सभी जो प्राकृतिक आपदाएं होती है संवेदनशील क्षेत्र रहा है। और देश में अगर देखें तो आज की डेट में हमको 28 राज्य देखने को मिलता है और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ देखिए जो पूरा कंप्लीट भाग है उसमें कुछ समय पूर्व तक अगर देखें तो भारत में आपदा प्रबंधन के संस्थागत संगठनों एवं नीतियों का जो है फोकस, इसके उपरांत प्रबंधन कुछ राहत एवं पुनर्वास तक ही यहाँ पर सीमित था। देखिए बहुत सारी जो भौगोलिक आकृति उसके कारण बहुत सारी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती है और इसका जो कार्य था राहत और पुनर्वास तक ही सीमित था। परंतु 2004 में हमको बहुत खतरनाक स्थिति देखने को मिली, जो सुनामी आई थी 2004 में, याद होगा आपको, ठीक है। सुनामी आई थी, उसके पश्चात अगर देखें तो इसमें व्यापक परिवर्तन हुआ। मतलब जो राहत और पुनर्वास कार्य तक सीमित था जो आपदा प्रबंधन भारत में, उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत अब जो है आपदा प्रबंधन के आपदा पूर्व पक्षों पर अधिक जोर देता है और अगर देखें तो आपदा तैयारी, पूर्व चेतावनी, आपदा न्यूनीकरण, आपदा रोकथाम, इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और इन सभी उद्देश्यों को एक प्रकार से देखें तो विकासात्मक लाभों के संरक्षण के साथ साथ जान माल एवं संपदा के नुकसान में भी कमी करना यहाँ इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके बाद अगर देखें तो प्राकृतिक आपदाओं के मामले में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि पहले नंबर पर कौन है? चीन का नंबर आता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में आपदाओं की रूपरेखा मुख्य रूप से जलवायु जो स्थितियाँ होती है, स्थलाकृति की विशेषताएं होती है उसके कारण निर्धारित होती है।
60% भाग में काफ़ी भीषण प्रभाव देखने को मिलता है आपदा के कारण। तो कभी कभी हल्का सूखा पड़ता रहता है क्योंकि ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। उसके बाद 12% जो भाग है उसमें नदी का अपरदन देखने को मिलता है, काफ़ी प्रभावित देखने को मिलता है। देश की जो 7,516 किलोमीटर की जो लंबी तटरेखा है उसमें से अगर देखें तो 5,700 किलोमीटर चक्रवात और सुनामी से प्रभावित होती है। ठीक है, इसके अलावा भारत के भूभाग का लगभग जो 58% है, भारत के भूभाग का 58% भाग भूकंप क्षेत्र में शामिल है। साथ ही भूस्खलन, बादल फटने की समस्या जो घटना होती है, अग्निकांड जो होते हैं, अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के काफ़ी जो है जनधन की हानि देखने को मिलती है। आपदाओं के संबंध, तैयारी और कार्यवाही संबंधी जो उपाय है उसको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता यहाँ हमको काफ़ी समय से महसूस की जा रही है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे आपदा प्रबंधन के अंतर्गत। तो इसी को लेकर यहाँ पे हमको आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति देखने को मिलती है और ये देखने को मिलती है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। ठीक है, मतलब ये जो है 23 दिसंबर 2005 को भारत के द्वारा ये जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 इसके द्वारा ये लाया गया था और इसके द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समग्र एवं समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस अधिनियम में आपदा प्रबंधन के प्रति एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे हम बोलते हैं NDMA, ठीक है, तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसका यहाँ गठन किया गया। और राज्य की अगर बात करें तो राज्य में जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, यहाँ CM, यहाँ पे PM और जिला के लिए जो DM होता है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है या फिर कलेक्टर बोल सकते हैं हम। तो 3 लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये हम देख सकते हैं। तो ये 3 यहाँ हमको देखने को मिलती है तीनों स्तर पर। किसके अंतर्गत? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये राष्ट्रीय जो प्रबंधन नीति थी, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, इसके अंतर्गत ये बनाए गए। अब विकास संबंधी लाभों को बनाए रखने के लिए तथा जीवन, आजीविका और संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए राहत केंद्रित जो दृष्टिकोण है उसके स्थान पर अब सक्रिय रोकथाम, शमन और तैयारी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ताकि एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण किया जा सके। इसके संबंध में हम देख सकते हैं विभिन्न पहलू हमको देखने को मिलते हैं आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत जो पहलू है। जैसे सबसे पहले अगर देखें तो आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा की जो रोकथाम है उसके लिए एक परिपूर्ण जो उपाय है वो किया जाना या उपायों को अपनाना। इसके अलावा जो योजनाएं होती है, सभी जो वर्तमान की योजनाएं होती है उसमें आपदा न्यूनीकरण के कार्यक्रम को शामिल किया जाना यहाँ पे इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है समुचित वित्तीय कोष, जो आपदा है, आपदा से निपटने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रत्येक मंत्रालय व विभाग को पंचवर्षीय योजना या फिर जो अन्य योजना है, पंचवर्षीय योजना हालांकि एंड हो चुकी है, 2012 से लेकर 17 तक देखने को मिली है हमको। तो अब जो अन्य योजना है उसके अंतर्गत हमको समुचित वित्तीय कोष यहाँ पे उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत शामिल होता है। संबंधित परियोजनाओं को वरीयता देना, मतलब जो आपदा से संबंधित जो भी जिस क्षेत्र में अनेक प्रकार की परियोजनाएं लागू होती है वहाँ आपदा न्यूनीकरण से संबंधित परियोजनाओं को वरीयता प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी या फिर जो भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो सामुदायिक सहभागिता होना जरूरी है आपदा जोखिम को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखें तो समन्वय की आवश्यकता होती है। कैसे? आपदा की रोकथाम एवं उसके प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठन जो NGO होते हैं और संचार माध्यम, इन सभी में समन्वय की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, समुचित प्रशिक्षण होना चाहिए। जो संस्थागत संरचना होती है उसके निर्माण तथा आपदा प्रबंधन हेतु समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपदा से निपटने के लिए जो क्षमता है वो उसका निर्माण किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर नियोजन, आपदा न्यूनीकरण हेतु जो मानसिकता है उसको तैयार किया जाना चाहिए ताकि लोग बाग जो है इससे आसानी से निपट सके। केंद्र तथा जो राज्य है, केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन है उसमें योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। भवन निर्माण करते समय जो भारतीय मानक है BIS, ठीक है, BIS जो अनुसार BIS मानक है उनके अनुसार भवन का जो डिज़ाइन है उसका अनुपालन किया जाना चाहिए या भवन निर्माण किया जाना चाहिए। भूकंप के क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसे भूकंप के क्षेत्र 3rd है, 4th है और 5th है, हालांकि 4 जोन में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं यहाँ पे हमको अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फायर स्टेशन और जो प्रमुख प्रकार के जो भवन होते हैं उनका मूल्यांकन करना और आवश्यकता पड़ने पर रेट्रोफिटिंग करना यहाँ पे शामिल होता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा तैयारी के क्षेत्र में जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसको भी बढ़ावा देना इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी किसके अंतर्गत, आपदा प्रबंधन जो राष्ट्रीय नीति थी उसके पहलू के अंतर्गत ही हमको देखने में मिली। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं हम भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन। तो विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन देखें तो अलग अलग स्तर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। चलिए यहाँ देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो हमको जैसे जो प्रबंधन है इसका राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय के अधीन होता है, और जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित राहत कार्य का जो प्रबंधन निर्देशन है वो कौन करता है, केंद्रीय राहत आयुक्त करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अध्यक्ष होते हैं इसके प्रधानमंत्री महोदय होते हैं, वर्तमान में मोदी जी है। प्रधानमंत्री की मतलब एक प्रकार से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला जो केंद्रीय कैबिनेट है, कुछ विशेष मंत्री इसके अंतर्गत समूह होते हैं, विभिन्न मंत्रालय इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, रेलवे, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये सभी इसके अंतर्गत जो होते हैं संबंधित अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपदा प्रबंधन से संबंधित जो निर्णय है, निर्देशन, इसके लिए उत्तरदायी संस्था होती है। इसके अतिरिक्त कुछ केंद्रीय हम देखें तो केंद्रीय जल आयोग होता है, मौसम, रक्षा, भवन निर्माण विभाग, ये सभी संबंधित अधिकारी आपदा की स्थिति में अपना सहयोग यहाँ पर देते हैं। इन सभी चीज़ों से मिलकर जो है सभी जो विभाग हैं उनसे मिलकर एक समिति बनती है जिसका नाम है केंद्रीय आपदा प्रबंधन समिति, और इसके कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना का निर्माण करना, दूसरा आपदा की स्थिति में जो आवश्यक संसाधन है उनको जुटाना और लोगों तक उसकी पहुंच को सुलभ बनाना, इसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु योजना बनाना और एक प्रकार से दिशा निर्देश जारी करना इसका मुख्य काम होता है। साथ में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आपदा के प्रबंधन के समय राहत कार्य वाले जो कार्यकर्ता उनको उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए यथासंभव प्रयास करना इसके अंतर्गत शामिल होता है। आपदा जो होती है, आपदा का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की व्यवस्था करना और उचित नियंत्रण का प्रयास, जो केंद्रीय प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन समिति है, इसका मुख्य टास्क होता है। तो हमने देखे राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन किस प्रकार यहाँ मैनेज किया जाता है। इसके बाद राज्य स्तर की अगर बात करें तो राज्य स्तर में क्या होता है, ये आपदा प्रबंधन की मुख्य जिम्मेदारी होती है संबंधित जो राज्य होता है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश राज्य की होती है आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी। राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले जो राहत कार्य है केंद्र सरकार के सहयोग से करती है, और राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य राहत आयुक्त होता है। आपदा प्रबंधन के जो कार्य है उसके लिए उत्तरदायी होता है, जो संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री है उससे परामर्श से कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रबंधन समिति होती है, राज्य आपदा प्रबंधन समिति होती है जिसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक होते हैं, साथ में अग्निशमन विभाग भी होता है, विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं, सिविल सोसाइटी के सदस्य होते हैं। ये सभी यहाँ पे मिलकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि राज्य स्तर पर जो आपदा है उसके प्रबंधन के लिए यहाँ पे क्या करना, योजनाओं का निर्माण करना एवं विभिन्न संगठनों के कार्य में समन्वय स्थापित करना। इसके अलावा जिला, खंड और ग्राम स्तर पर जो आपदा न्यूनीकरण है उनकी योजनाओं का निर्माण करना। साथ में अगर देखें हम तो नेक्स्ट जो हमारे सामने विभिन्न आपदाओं के लिए यहाँ पे राहत कार्य देना, मतलब जो एक प्रकार से प्रशिक्षण हो गया, राहत कार्य संबंधी जो प्रशिक्षण है वो कार्यकर्ताओं को देना। आपदा प्रबंधन समिति का निर्माण जो है करना और उनको सुदृढ़ बनाना। ठीक है, तो ये सारी जो व्यवस्था जो होती है राज्य आपदा प्रबंधन समिति की होती है। नेक्स्ट देखते हैं जिला स्तर पर हमको आपदा प्रबंधन समिति देखने को मिलती है। ठीक है, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको उत्तरदायित्व जो होता है इसका जिला अधिकारी का होता है। जिला अधिकारी मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है कलेक्टर, इसके दायित्व के आधार पर ये होता है। और जिला आपदा प्रबंधन समिति जो होती है इसके लिए उत्तरदायी होती है। इसका जो प्रमुख अधिकारी होता है ये होते हैं, और कुछ अधिकारी अन्य जो होते हैं जिला मतलब जो पुलिस के प्रमुख विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे अग्निशमन, स्वास्थ्य, सिंचाई आदि जो होते हैं उच्च अधिकारी सम्मिलित इसके अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें शामिल होती है, आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देती है और इसके कुछ प्रमुख कार्य भी होते हैं। ठीक है, ये सभी विभाग इसमें शामिल किए जाते हैं। कार्य क्या होते हैं, आपदा से संबंधित मतलब जिला आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं को तैयार करना, जिला आपदा प्रबंधन के कार्यकर्ताओं को समुचित प्रशिक्षण देना। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के कार्य में सहयोग देना। ठीक है, सूचनाओं को उससे अवगत कराना, आपदा संबंधी जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा करना, आपदा पूर्व ही लोगों को प्रशिक्षण देना और साथ में उचित राहत की व्यवस्था करना इसका मुख्य कार्य होता है।
इसके अलावा खंड स्तर पर भी आपदा प्रबंधन होता है, विकास खंड बोल सकते हैं हम। तो इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसका उत्तरदायित्व जो होता है खंड विकास अधिकारी का होता है, और इसके अंतर्गत खंड आपदा प्रबंधन समिति होती है। ठीक है, मतलब खंड विकास अधिकारी की देखरेख में ये सारा काम होता है, और समिति का अध्यक्ष एक प्रकार से ये होता है। ठीक है, इस समिति के अन्य सदस्य की अगर बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं अग्निशमन विभाग इसके सदस्य होते हैं, स्वास्थ्य विभाग, कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, ये सभी इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं, अधिकारी के रूप में। इसके अलावा समाज सेवी जो संस्थाएं होती हैं वो भी इसमें अपना योगदान देती हैं। कुछ प्रमुख कार्य होते हैं इस समिति के, जैसे जो खंड स्तर पर जो एक प्रकार से आपदा आ रही है, खंड प्रशासन के स्तर पर उनका योजनाओं का निर्माण करना, सहयोग करना, योजनाओं के निर्माण में आपदा से बचाव के लिए समुचित सुझाव देना, साथ में जो है दलों को प्रशिक्षण देना और समन्वय स्थापित करना इन दलों में। ये मुख्य कार्य होते हैं खंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो समिति होती है, खंड आपदा प्रबंधन समिति का। अब एक और जो होती है ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति होती है। तो इसकी अगर बात करें हम यहाँ पर तो देखिए इसमें सबसे एक प्रकार से निचला स्तर होता है ये आपदा प्रबंधन समिति के अंतर्गत, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे निचला स्तर होता है। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है गांव का मुखिया होता है। ठीक है, इस समिति में गांव के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। जैसे मुख्य कार्य इसके अंतर्गत गांव स्तर पर जो आपदा आ रही है उसमें योजनाओं का निर्माण करना, गाँव के लोगों को आपदा के लिए प्रशिक्षण देना, साथ में बचाव के लिए मुख्य जो उपाय है उससे अवगत कराना, आपदा से निपटने के लिए बनावटी जो पूर्वाभ्यास है, प्रैक्टिस हम जिसे बोलते हैं, तो उस प्रैक्टिस को यहाँ पे निर्धारित करना, मॉक ड्रिल जिसे बोलते हैं। तो ये सारे काम होते हैं ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन के। इसके बाद आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संगठन एवं कोष की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं कुछ मतलब जो है कोष। तो चलिए यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं जैसे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा आती है उसके अंतर्गत जो प्रबंध किया जाता है उसका एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष निकाय इसको बोला जाता है, टॉप लेवल का शीर्ष निकाय इसको बोला जाता है, जो सभी प्रकार की प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कैबिनेट स्तर जो कैबिनेट सचिव स्तर का दर्जा प्राप्त हो वो व्यक्ति होता है। 3 सदस्य भी होते हैं इसके। 3 सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं? जो तकनीकी क्षेत्र से लिए जाते हैं। यह प्राधिकरण आपदा प्रबंध के लिए नीतियाँ, योजनाएं एवं दिशा निर्देश निर्धारित करता है। आपदा के समय प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा इन कार्यवाहियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उससे केंद्रीय मंत्रालय, विभिन्न विभाग और राज्यों को अपनी जो प्रबंध संबंधी योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलती है। यह प्राधिकरण केंद्रीय मंत्रालय, विभागों की जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाएं हैं उनको भी अनुमोदित करने के साथ साथ ऐसे भी उपाय करेगा जो आपदा से निपटने तथा तैयारी करने एवं क्षमता करने के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा एक जो राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही दल होता है जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसका निर्देशन और नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जाता है। NDRF का नियंत्रण और निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? NDMA के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का प्रावधान किया जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करती है, और इसका जो समिति का अध्यक्ष होता है वो गृह सचिव होता है। ठीक है, इसकी सहायता के लिए जो समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? गृह सचिव होता है। और एवं कृषि, परमाणु ऊर्जा, रक्षा, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण एवं वन, वित्त, स्वास्थ्य आदि मंत्रालयों के सचिव इस समिति के सदस्य माने जाते हैं। यह समिति किसी आपदा की स्थिति में पैदा होने वाले जो आपदा पर कई प्रकार की कार्यवाहियों में समन्वय का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके परामर्श से क्या करती है? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करती है। अब राज्य स्तर पर आपदा प्रबंध जो प्राधिकरण है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे राज्य स्तर पर जो अध्यक्षता है वो किसकी होती है? CM की, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है राज्य में आपदा के लिए नीतियाँ और योजनाएं को निर्धारित करता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य योजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन का समन्वय करता है। कौन? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, साथ ही आपदा की तैयारी इसके अंतर्गत शामिल होती है। न्यूनीकरण, समन उपायों का एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा भी करता है। राज्य आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसके कार्यों में उसकी सहायता हेतु एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष एक प्रकार से
राज्य सरकार के अंतर्गत मुख्य सचिव होता है। जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत गृह सचिव होता है, यहाँ पे राज्य के स्तर पर मुख्य सचिव होता है, जो कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हेल्प करने के लिए जो समिति होती है उसका अध्यक्ष होता है। राज्य कार्यकारी समिति आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न पहलुओं के बारे में राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसको सूचना भी उपलब्ध कराती है। अब जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, जिसे हम DDMA बोलते हैं। तो यहाँ अगर बोलें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना, समन्वय और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो DM होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर होता है। उपायुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि सह अध्यक्ष के रूप में होते हैं। ठीक है। प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनीकरण, समन, तैयारी और कार्यवाही संबंधी जो दिशा निर्देश है उसका जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्थानीय अधिकारियों के द्वारा पालन किया जाए। इस प्रकार की जो कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किए जाते हैं। कुछ हम देख सकते हैं स्थानीय प्राधिकरण भी हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखिए स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत हमको स्थानीय लेवल पर देखने को मिलता है, यानी कि जो आपदा प्रबंधन नीति है उसके अनुसार स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत जो पंचायती राज है, ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिका देख सकते हैं, जिला और छावनी बोर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। नगर योजना प्राधिकरण को शामिल किया जाता है। ये निकाय आपदा के समय नागरिक सेवाओं को संचालित करने तथा आपदाओं से निपटने के लिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा यह प्राधिकरण प्रभावित क्षेत्रों में राहत का कार्य भी करते हैं, पुनर्वास का कार्य भी ये करते हैं, पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, गतिविधियाँ सारी जो गतिविधियाँ वो संचालित करते हैं तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन संबंधी योजनाओं को जो तैयारी है वो भी ये करते हैं स्थानीय लेवल पर। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष की अगर बात करें तो वर्तमान में इसे जो है राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही कोष भी बोला जाता है, कार्यवाही कोष भी इसे बोला जाता है। ठीक है, मतलब परिवर्तित कर दिया गया है। और जो 11वां वित्त आयोग आया था, अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है आपको पता है? 15वां, ठीक है, जिसकी अवधि आपको 2020 से 25 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको बताना कमेंट बॉक्स में। इसके द्वारा निर्धारित व्यापक रूपरेखा के तहत ये कार्य कर रहा है और इसका मूल जो संचित निधि है वो अगर देखें तो 500 करोड़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जिसे सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, तंबाकू के अन्य उत्पाद, सेलुलर फोन, इस पर लगे जो उत्पाद मतलब जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क है उसके जरिए वसूला जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसे भारत सरकार के लोक खाते में रखा गया है, जिसे एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसमें कृषि, गृह सचिव, ठीक है, कृषि, गृह, वित्त मंत्री और योजना जो आयोग है उसके उपाध्यक्ष आपदा राशि के लिए एक प्रकार से अगर देखें मतलब ये सारे शामिल है इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष है उससे प्राप्त सहायता केवल तात्कालिक राहत और पुनर्वास के लिए होती है। इस कोष से हम देख सकते हैं राष्ट्रीय जो राशि होती है, राष्ट्रीय राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रकार से ज्ञापन के जरिए दावा किया जाता है, जिसका मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए जो नियुक्त केंद्रीय दल है उसके द्वारा किया जाता है। अब वही बात करें हम 13वें वित्त आयोग की, तो 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य के विभिन्न आपदा जो राहत कोष है उसका राज्य आपदा राहत कोष में और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष का राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में विलय कर दिया जाए। 13वें वित्त आयोग में ये बात कही, मतलब अलग अलग जो कोष बने हैं उनको एक प्रकार से मर्ज कर दिया जाए, इस प्रकार की बात कही गई 13वें वित्त आयोग में। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय हम देख सकते हैं 1948 में ये जो है राहत कोष स्थापित किया गया था। इस कोष के जो है संसाधनों का उपयोग मुख्य रूप से बाढ़ के लिए किया जाना था, भूकंप, चक्रवात की प्रमुख घटनाओं से जो पीड़ित हुए थे, दंगों से पीड़ित हुए व्यक्ति, उनके परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस राहत कोष से हृदय, शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर के इलाज हेतु सहायता दी जाती थी। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती। कोष की धनराशि बैंकों में नियमित जमा खातों में रखी जाती और जिसे प्रधानमंत्री के अनुमोदन से ही वितरित किया जाता। इसके अलावा आपदा राहत कोष की अगर बात करें तो 11वां जो वित्त आयोग आया था, 11वां वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यहाँ पे जो है इस पे आधारित एक प्रकार इसको बोल सकते हैं। इसमें चक्रवात, भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन आदि फटने के कारण, कीटों के आक्रमण के कारण जो प्रभावित लोग हैं उनको तत्काल जो सहायता है वो प्रोवाइड करना इसका मुख्य टास्क होता है।
राज्य के लोक खाते जो पब्लिक अकाउंट होते हैं उसके अंतर्गत ही आता है यह कोष, जिसमें केंद्र एवं राज्य का हिस्सा जो होता है क्रमशः अगर देखें तो केंद्र का हिस्सा हमको 75% देखने को मिलता है और राज्य का हिस्सा 25%। इस प्रकार टोटल मिलाकर 100% हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिली। आपदा प्रबंधन मतलब जो इस खासे इस मतलब जो आपदा राहत कोष है, इस कोष को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की जो राज्य स्तरीय समिति है उसके द्वारा प्रशासित किया जाता है। और जो गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय सभी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्य पर नजर रखने के लिए एक प्रकार से शीर्ष मंत्रालय होता है। साथ ही हम देखें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की बात करें तो यह संस्थान जो है अन्य अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर क्या करता है, एक तो प्रशिक्षण का कार्य करेगा, ठीक है, प्रशिक्षण का कार्य करेगा, साथ में अनुसंधान का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है सूचनाओं के प्रलेखन और विकास सहित क्षमता विकास की अपनी प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं जो एक प्रकार से अर्धसैनिक बल है, एनसीसी है, नेहरू युवा केंद्र संगठन है, नागरिक सुरक्षा, जो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है एक प्रकार से जनता को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रयासों को ये करता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल, जिसे हम बोलते हैं एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 आया था, ठीक है, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल का गठन किया गया था। इसका सामान्य अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, एनडीएमए के द्वारा। और एनडीआरएफ जो होता है प्राधिकरण द्वारा एक प्रकार से निर्धारित जो व्यापक नीतियां है और जो दिशा निर्देश होते हैं उसके अंतर्गत कार्य करता है। इस समय राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल जो है 8 बटालियन में शामिल है। इसका उद्देश्य क्या होता है, खतरनाक आपदा की स्थिति में उत्पन्न होने वाले रासायनिक, जैविक एवं परमाणु विकिरणों जो है उसकी शुरुआत होने जैसी प्राकृतिक एवं मानवजनित जो आपदा है उसकी स्थिति में जो है विशिष्ट कार्यवाही करना इसका मुख्य टास्क होता है एनडीआरएफ का। इसके अलावा हम देखने वाले हैं अब कुछ चीज़ें, जैसे भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचना। तो देखिए प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी यहाँ गठित की गई है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और ये पूर्व में विद्यमान सूखा प्रबंधन कमेटी का पुनर्गठन करके इसका नाम प्राकृतिक विपदा कैबिनेट कमेटी रखा गया है। ठीक है, इस संस्था का मुख्य कार्य क्या होता है, आपदा पूर्व उपाय एवं आपदा रोकथाम को सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत। दूसरी चीज हम देख सकते हैं मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। तो यहाँ देखें तो ये एक प्रकार की एक कमेटी जो प्रमुख कार्य जो होता है इसका आपदा से प्रभावित राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता है और इसका अध्यक्ष जो होता है केंद्रीय मतलब एक प्रकार से कृषि मंत्री होता है। इस कमेटी के तहत राष्ट्रीय विपदा आकस्मिक कोष की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है सुरक्षा कैबिनेट कमेटी। तो यह कमेटी जो है नाभिकीय, जैविक एवं रासायनिक आपदाओं तथा आपातकालीन स्थितियों से संबंधित कार्यों की जो जिम्मेदारी है उसका वहन करती है। साथ में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन कमेटी की बात करें तो यहाँ पे यह कमेटी समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को निर्देशित करती है। इसका अध्यक्ष जो होता है कैबिनेट सचिव होता है और विभिन्न मंत्रालय, विभाग एवं संगठनों के सचिव इस कमेटी के सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट जो है संकट प्रबंधन ग्रुप। तो इसका अध्यक्ष गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय राहत आयुक्त होता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है विभिन्न मंत्रालय जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत इसके द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित योजना एवं कार्यों का पुनरीक्षण करना, संयोजन करना इसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ देख सकते हैं, देखिए विभिन्न मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस ग्रुप के सदस्य माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत नीतिगत जो संरचना है वो देखें। उसके बाद कुछ संगठन हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा से निपटने के लिए। जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत में एनडीएमए है। एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो सिविल कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी एक्ट होता है। रूस में मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ऑस्ट्रेलिया में होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। जर्मनी में डिजास्टर रिलीफ एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है। कनाडा की अगर बात करें तो पब्लिक सेफ्टी कनाडा। उसके बाद नीदरलैंड में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड किंगडम रिलेशन। इसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो सिविल डिफेंस इमरजेंसी मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थान होते हैं जो हमने यहाँ पे देखे हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमारा आपदा प्रबंधन से संबंधित यहाँ जो चीज़ें हैं वो कवर हो चुकी है। इस प्रकार आपका जो 4th यूनिट है, मतलब जो भूगोल की अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, भूगोल के अंतर्गत 4th यूनिट आपकी एंड हो चुकी है। ठीक है, अब जो 5th यूनिट आएगी उसके अंतर्गत हम सुदूर संवेदी जो कुछ टेक्निक देखेंगे, नई नई जो तकनीक है भूगोल से संबंधित, जीपीएस के बारे में जानेंगे, जीआईएस के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए जो बहुत सारी चीज़ हमने देखें, जैसे आपदा प्रबंधन से संबंधित देखें क्या होता है, आपदा प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें।
आपदा प्रबंधन के चरण देखें, आपदा के पूर्व और पूर्वानुमान जो है उसके बारे में यहाँ पर देखा। उसके बाद आपदा के न्यूनीकरण से संबंधित उपाय देखे, आपदा के समय, आपदा के उपरांत, ये सभी राहत कार्य हमने देखे, राहत कार्य देखें। उसके बाद पुनरुत्थान पुनर्वास के बारे में हमने जाना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जाना, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। उसके बाद भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ें हमने जाने, राष्ट्रीय नीति क्या होती है, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति के पहलू, भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर आपदा प्रबंधन देखें, जैसे 5 स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर। इनसे संबंधित सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जाने। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जाने, जैसे संगठन जो होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में, जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, और अन्य जो कोष है उनके बारे में हमने जाना। और भारत के अंतर्गत आपदा प्रबंधन की संस्थागत और नीतिगत संरचना हमने देखा, और कुछ अन्य जो देश में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बाद जो सारी चीज़ हमने यहाँ पे करी है। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है, जो हमने देखे थे आपदा प्रबंधन से संबंधित। और 4th यूनिट हमारी यहाँ एंड हो जाती है। अब हमारी जो है 5th यूनिट एंड होगी। अच्छा, 5th यूनिट एंड होगी, उसके पश्चात हमारा या तो सेकंड पेपर स्टार्ट करना है या फिर हमको 4th पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड पेपर हालांकि इसकी चांसेस कम है, 4th पेपर मैं पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 4th पेपर, 5th पेपर और 6th पेपर का जो नंबरिंग जो स्कोर होता है वो काफ़ी अधिक रहता है। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो उनको हम पहले कवर कर लेंगे। अब कंडीशन ऐसी बन सकती है कि सेकंड पेपर स्टार्ट हो, पर जहाँ तक कोशिश हो कि मैं 4th पेपर ही स्टार्ट करूँगा। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, ये आपका काम है। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट आपको एक चीज़ और करना है कि अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।